नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन में। अभी हम लास्ट क्लास मैंने ली थी आर्टिकल की ही सीरीज चल रही है। उस आर्टिकल्स की सीरीज में अभी हमने जो पढ़े 73 आर्टिकल्स तक पढ़े थे। ठीक है, अब 74 से लेकर आगे तक चलेंगे, देखेंगे आज का क्लास कहाँ तक जाती है। एक एक करके सारे आर्टिकल कंप्लीट करा दूंगा मैं विद इन वन वीक। ठीक है, तो आपको बने रहना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये वीडियो को देखें, 1 से 2 बार देखें, सारे आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो फैक्ट भी मैं क्लियर कर दूंगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए चलते हैं फिर अपनी क्लास की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, एक शर्त है, जो भी वीडियो को देखेगा 1 से 2 बार देखेगा तो जरूर, ये मेरी गारंटी है कि एक एक आर्टिकल दिमाग में बैठ जाएगा। अब आप देखो ही नहीं तो वो एक अलग बात है कि आप नहीं देख रहे। ठीक है, क्योंकि इतना टफ है नहीं आर्टिकल, बहुत आसान है। अगर पॉलिटी में पूछा जाए तो सबसे आसान सब्जेक्ट पॉलिटी है। इसके जो अमिटमेंट है वो वगैरह याद करने वो थोड़ा सा हो जाती है एक बार, हर कोई याद नहीं कर पाता, पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन वनडे एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछते, जो जो आर्टिकल इंपोर्टेंट है वो पूछते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ सभी को, और आसानी से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 1-2 आर्टिकल के ही रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन टफ बना देता है वनडे एग्जाम में, तो वो इनसे पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 80 लोकसभा, है ना, या 78 प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सलाह वगैरह। ये तो ये 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से, एक तो 100% उठता है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, स्टार्टिंग के जो 4-5 भाग है ना उनमें से उठते हैं, या फिर राजभाषा में से उठते हैं, सुप्रीम कोर्ट से उठते हैं। तो वो क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, जो जो आर्टिकल आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद, देखिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 क्या कहता है, 73 तक हम पढ़ चुके थे, अभी 74। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति खुद रूल नहीं करता। कौन रूल करता है उसकी जगह? उसकी जगह रूल करता है मंत्रिपरिषद का मुखिया। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा शासन करता है। यहाँ पर अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में कौन है? डायरेक्ट राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है, पर वो पावर में नहीं होता। ठीक है, तो सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा विस्तार है, इसमें भी अलग अलग तरीका के होते हैं। कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है ना, वो कैबिनेट मंत्री का रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति को और उसमें इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे रक्षा विभाग, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह। ये 4-5-6 हैं, ये कैबिनेट में आते हैं। ठीक है, इनके अंदर भी एक होती है किचन कैबिनेट, इंदिरा गांधी के टाइम पे थी, तो वो मैं बता दूंगा, आपको जानने की जरूरत नहीं है, पीसीएस वगैरह के जानने के हिसाब से अच्छी है। अभी तो फिलहाल जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनके लिए जो मैं बता रहा हूँ बस वही है। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कृत्यों, अध्यक्षता में बोला है, इसका मतलब कौन उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री। ठीक है, कृत्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा, या तो जनरली या फिर अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। देखिए, जो मूल संविधान था ना, उसमें यह था कि अगर राष्ट्रपति को जो सलाह दी जा रही है ना प्रधानमंत्री को, तो वो बाध्यकारी बना दी गई। ठीक है, दूसरी बार में क्या हुआ कि उसमें ऐसा अमेंडमेंट किया गया कि वो चाहे तो एक बार उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा। कोई भी सलाह है, कोई अमेंडमेंट आया है, कोई एक्ट आया है, कुछ भी, तो उसको पहले एक बार रख सकता है अपने पास, और रख करके उसको क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए भेज देगा कि इस पर दोबारा। लेकिन अगर दूसरी बार में भी उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन किए यूं का जैसा है एज इट, वो क्या किया, वो वापस से राष्ट्रपति के पास आ गया, तो उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, उसको बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी, और यदि नहीं दी थी तो क्या, किसी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मंत्रियों से अगर कोई राष्ट्रपति सलाह ले रहा है ना, तो वो कहीं न्यायालय में वाद योग्य नहीं है कि क्या सलाह दी, आप न्यायालय चले जाए, नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं जा सकता न्यायालय में, ये कंडीशन है।
अनुच्छेद 75 क्या कहता है? मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में बताई गई है? तो आर्टिकल 75 इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसको टिक कर लेना। आर्टिकल 75 ये रहा। मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान क्या कहता है? ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि जब लोकसभा का जो नेता होता है ना, जो लोकसभा हमारी चुन करके जाती है, तो उसमें एक जिस भी दल का नेता होता है, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, उसको आमतौर पर राष्ट्रपति शपथ के लिए बुलाते हैं, सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, इनविटेशन उसी को कहते हैं। अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, उस कंडीशन में इतने उनको विश्वास हासिल करने के लिए बोल देते हैं कि आप जितने भी और अदर दल को जोड़ करके कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज हम फिर दोबारा उसका, और अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति करेगा क्या उस कंडीशन में कि जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है ना, उसको बुलाएगा, उसकी नियुक्ति कौन, उसको शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा, अदर मंत्रियों को भी राष्ट्रपति ही, परंतु जिन जिन की लिस्ट प्रधानमंत्री देगा ना, उन मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना, राष्ट्रपति मंत्रियों की और प्रधानमंत्री की शपथ अनुसूची 3 में वर्णित है, ना कि उनके साथ साथ। उनके साथ साथ किसकी है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तो है, राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 में, लेकिन प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की शपथ वो अनुसूची 3 में है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% हो सकती है। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में। 2015 के यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम विस्तार कितना हो सकता है, तो कुल सदस्य संख्या का कितना हो सकता है? 15%। कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। जैसे सपोज दैट 100, अभी कितने 545 है ना, तो 545 का 15% लगा लीजिए। ठीक है, इतने मंत्री, अधिकतम मंत्री इतने हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, हालांकि आगे चल के सुधार किया जा सकता है। किसी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन, 10वीं अनुसूची क्या कहती है हमारी, मैंने बताई थी, दल बदल संबंधी कानून है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, निर्हित होगा, वह भी खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए निर्रहित होगा। निर्रहित का मतलब है वो अयोग्य होगा, और उसकी तारीख से प्रारंभ होकर उस तारीख तक अवधि के लिए होगा जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल समाप्त होगा जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति। मतलब कुल मिलाकर इसमें कहने का मतलब ये है कि जो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के द्वारा कोई आया हुआ मंत्री है किसी अन्य दल से, तो वो 0 मानी जाएगी उसकी सदस्यता। सपोज दैट मैं बीजेपी से जीत करके आया या कांग्रेस से जीत करके आया और बीजेपी में शामिल हो गया, तो मेरी सदस्यता तभी से 0 मानी जाएगी, मेरी सदस्यता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने दल बदल ही कर दिया। किसी और दल का नेता था और दल पर जीत करके आया और यहाँ आकर के चुन लिया गया। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो और बहुत सारे नेता हैं जो किसी अदर, बेटा वो अपना पार्टी नहीं छोड़ते। ठीक है, वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ते, उसी दल के रहते हैं, लेकिन गठबंधन कर लेते हैं दूसरे के साथ में, दल नहीं छोड़ते, वो बैनर उसी का यूज करेंगे, उसी पार्टी का। दूसरा, मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेंगे, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लंबा समय तक रह सकते हैं। मान लो बीच में भी 2 साल, 3 साल, 1 महीने, 6 महीने, कई बार कैबिनेट का विस्तार होता है, कुछ मंत्रियों को हटा देते हैं बीच में, कुछ को नए को जोड़ देते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है पूरे 5 साल ही कोई मंत्रिपरिषद काम करेगा। ठीक है, और जब तक सदन में विश्वास मत हासिल है, किसको, लोकसभा को या सदस्य संख्या को या बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है, तब तक सरकार नहीं गिरती 5 साल तक। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी अगर एक मंत्री ने इस्तीफा दिया ना, अगर एक मंत्री ने इस्तीफा दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा माना जाता है, भाई संसद खत्म हो जाती है फिर। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, एक मंत्री ने इस्तीफा दिया तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से? तो लोकसभा के प्रति। किसी मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। मैंने बताया था अभी, पद और गोपनीयता की शपथ कहाँ? अनुसूची 3 में वर्णित है, तो वहां से अनुसूची 3 से हमें दिखा देगा कौन शपथ दिला देगा वो।
कोई मंत्री जो लगातार 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि समाप्ति होने पर मंत्री नहीं रहेगा। सपोज दैट कोई भी मंत्री है, नंबर एक तो ये जरूरी है कि वो सदन का, कोई से भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे कहीं ना कहीं से सदस्यता लेनी होगी किसी ना किसी तरीके से। जैसे पीछे अभी इलेक्शन हुआ था पहली लोकसभा में, स्मृति ईरानी वो कहीं से नहीं जीती थी, हार गई थी, ठीक है, रायबरेली से या कहीं से थी शायद, वो हार गई थी, लेकिन उसके बाद फिर भी मंत्री बनी रही। तो क्या हुआ, 6 माह तक तो वैसे रह सकते हैं, 6 माह के भीतर किसी ना किसी सीट पर उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में से वो जीत करके आ सकते हैं, या फिर वो राज्यसभा से चुन करके आई हुई हो तब मंत्री बना बना रह सकता है, तो राज्यसभा में नॉमिनेट हो तो वो उनको फिर उपचुनाव के द्वारा किसी से जिताया गया था, किसी अदर सीट से, किसी ने अपनी सीट छोड़ी थी, वहां पर उपचुनाव हुए और फिर वो मंत्री परिषद उनका लंबा चलता रहा। एक हमारे प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा से थे, ठीक है, लोकसभा से नहीं थे, राज्यसभा से चुनकर के आए थे और वो प्रधानमंत्री तक रहे, ठीक है, कांग्रेस ने कर। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक संसद ऐसा अवधारित नहीं करती तब तक वे द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। देखिए जो मंत्री उनके वेतन भत्ते जो भी मिलेंगे ना, वो संसद ने कानून द्वारा बना रखे हैं, किसमें, अनुसूची 2 में है। हाँ, मिड टर्म में कम कटौती नहीं की जा सकती उनके कार्यकाल में, वेतन भत्तों में बढ़ा सकते हैं, कम नहीं किया कर सकते, ठीक है। एक्सेप्शनल केस ऐसा हो सकता है कि सपोज दैट कोई बाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध की कंडीशन होगी, तब उनकी सुविधाओं में कुछ किया जा सकता है, अदर, और वो भी सहमति से, पूरी संसद एक कानून बनाएगी तब, अदरवाइज नहीं। अब आता है यहाँ पर भारत के महान्यायवादी, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, भारत के महान्यायवादी कौन है, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये, 75, 76, 78 और 80 इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, लिख लो, ठीक है। भारत के लिए महान्यायवादी अभी कौन है, भारत के महान्यायवादी एक तरह से ये क्या होता है, सरकार का वकील अभी है आर वेंकटरमणी, के वेंकटरमणी या आर वेंकटरमणी, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, आर या के लास्ट का पता है मुझे, वेंकटरमणी, तो वो है हमारे भारत के महान्यायवादी। ये होते क्या है, जो भारत सरकार के वकील होते हैं, एक तरह से कानूनी सलाहकार होते हैं, सलाह देते हैं। तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखता हो, यानी सिमिलरिटी हो उसकी योग्यता में, जो एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के लिए एक योग्यता होनी चाहिए ना, वो उसके पास होनी चाहिए, उसको क्या कर देंगे, राष्ट्रपति महान्यायवादी बना देंगे, ठीक है। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधिक विषयों पर सलाह देगा, कानूनी सलाह देगा, जो विधिक प्रकृति के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें कि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर उसे निर्देशित या सौंपे जाएं, जो राष्ट्रपति द्वारा उसको बताए जा रहे हैं उन पर काम करेगा और उसमें सलाह देगा, एक तरह से इसका सलाह काम होता है महान्यायवादी का, ठीक है, इतना जान लो। अनुच्छेद 76 कहता है ये बात। अपने कर्तव्यों के पालन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, ये किसी भी न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। इवन हाँ एक और चीज, ये किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसकी कोई गवर्नमेंटेड सैलरी ऐसा नहीं है कि फिक्स है वहां से आएगी संचित निधि से कहीं से, इसको क्या राष्ट्रपति ने जो भी धारित कर देगा, जो बता देगा, वो उतना वेतन फिक्स मिलता रहेगा इसको। व्यापार करना, भारत सरकार का कार्य संचालन, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएंगी, यानी हम जितने भी व्यापार करेंगे ना किसी दूसरे देश के साथ में, टाई अप करेंगे या कितने भी हमारे एमओयू मेमोरेंडम साइन होंगे ना अदर्स कंट्रीज के साथ में, तो वो सारे राष्ट्रपति के नाम से साइन होते हैं, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। ये 77 कहता है राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य उपकरणों को राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जा सकेगा। ये क्या तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, पीसीएस वाले बच्चों के लिए है, बस इतना जान लो कि ये इसमें है। अच्छा, राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक, एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा। देखिए, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। जो भी व्यवसाय होगा, मतलब भारत सरकार किसी अदर कंट्री को अपने हथियार बेच रही है, कोई और सामान बेच रही है,
ट्रेड कर रही है, जो भी ट्रेड कर रही है वो उसके लिए राष्ट्रपति उसके लिए कानून बना सकता है, ये राष्ट्रपति के हाथ में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको, तो हाईलाइट कर ही लो। 78, ठीक है, क्या कहता है 78? राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। हर एक बात की सूचना राष्ट्रपति को कौन देगा? प्रधानमंत्री। क्या क्या कहेगा कि आइए आप, हम आपको सूचना देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। क्या क्या सूचना? ये गुप्तचर वाली सूचना नहीं, देश के आंतरिक और बाह्य सभी मामलों से अवगत कराएगा, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। संघ के कार्यकलापों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद सभी निर्णयों की राष्ट्रपति को सूचना देगा। एक और ध्यान कर लो, हमारी जो संसद है ना वो किन किन से मिलकर के बनती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अब तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि पीछे आने वाले एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता था लगभग 2016-17 से पहले कि संसद किस किस से मिलकर के बनती है। तो उसमें था लोकसभा राज्यसभा दोनों, या लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, तो तीनों से मिलकर के बनती है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग हैं। ठीक है, याद कर लेना। संघ के कार्यकलापों के प्रशासन तथा विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी दे राष्ट्रपति जो मांगे। जो राष्ट्रपति मांगेगा वो जानकारी उसको देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री को। यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष कोई ऐसा विषय विचारार्थ रखे जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो, किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो। कोई भी ऐसा माइंड में कोई थॉट आता है और उस पर कानून बनना चाहिए, तो उसके विचार मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति बोल सकता है कि इस पर एक बार विचार कर लीजिए। जैसे अभी 3 तलाक आया, कुछ आया, और अभी कोई भी एक भी घटना चल रही है, सपोज दैट पुरुषों पर अत्याचार की कोई घटना चल रही है, मांग चल रही है पुरुष आयोग की, तो सरकार नहीं दे रही है ध्यान, या कोई नहीं दे रहा ध्यान, एक वजह से किसी कारण से नहीं दे पा रही, तो राष्ट्रपति के दिमाग में ये बात आ गई, तो राष्ट्रपति बुलाएगा प्रधानमंत्री जी को कि एक बार जरा इसको भी देख लो, इसमें क्या होना है, और विचारार्थ कीजिए संसद में। तो संसद में वो चर्चा की जाएगी, अगर संसद पास करेगी तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे उसको, अगर संसद ने नहीं किया तो फिर राष्ट्रपति के हाथ में कुछ नहीं, राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टाम्प है। ठीक है, का कार्य करते हैं हमारे यहाँ पर। आर्टिकल 79, ये क्या कहती है संसद? पहले सुन लीजिए, संसद, पार्लियामेंट शब्द तो फ्रांस से लिया गया, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन, यूके से। ठीक है, संसद की जननी यूके को कहा जाता है। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लो आ ही गया है यहाँ पर। कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, किसके? संसद के तीनों अंग। अगर तीनों में से एक भी नहीं है ना तो संसद नहीं मानी जाएगी, ध्यान कर लेना ये चीज। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तीनों होते हैं। अनुच्छेद 80 इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है 80। लोकसभा, लोकसभा की बात आर्टिकल 80 में ही की गई है। क्या? इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तथा 5 वर्ष पहले भी विघटन हो सकता है। कब? जब विश्वास मत हासिल ना करे सरकार, तो विघटन किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें पीएम बनता है इसी का, और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। किसको? लोकसभा को। इससे ज्यादा और कहीं नहीं पूछा जाएगा। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है मैं यूपी का हूं तो मैं केरल से नहीं लड़ सकता, लड़ सकता हूँ, चाहे हारूं या जीतूं। हमारे राहुल गांधी 2-2 जगह से लड़ लेते हैं, हमारे खुद प्रधानमंत्री 2-2 जगह से लड़ लेते हैं, वाराणसी से और एक अपना गुजरात में। ठीक है, और राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी और रायबरेली वगैरह से भी लड़ते हैं वो। ठीक है, अनुच्छेद 82 क्या कहता है? गणना के बाद पर सीटों की संख्या का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक संसद की व्यवस्था है। सांसद की, संसद ने एक सांसद। ठीक है, ये व्यवस्था की गई। वर्तमान में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर है। अभी जो जनगणना के आधार पर चली है 2026 तक रहेगी। 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए यही सीटों का बंटवारा रहेगा जो भी राज्यों के लिए दी गई हैं। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद। लेकिन अब सोचो, कब 1971 आज था? कितने साल हो गए? 30 और 55 साल हो गए, लगभग मोटा आगे पीछे। तो 55 सालों में जनसंख्या कितनी बड़ी होगी? आज के टाइम में देख लो, एक सांसद के लिए मुझे तो लगे 35-40 लाख लोग आते होंगे। इतना बड़ा सांसद का क्षेत्र, इतनी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करता है सांसद। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? राज्यसभा स्थायी सदन है ये। अच्छा, ये कभी विघटन नहीं होता इसका, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको लगा लो कि ऐसा कौन सा सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता, तो वो राज्यसभा है।
जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की है, इसकी कोई अवधि नहीं है। इसका कार्यकाल है 6 साल का। 6 साल का कैसे है कार्यकाल? क्योंकि हर 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, पद निवृत्त हो जाते हैं, पद त्याग देते हैं। ठीक है, राज्यसभा के, राज्यसभा स्थायी सदन है और इसको उच्च सदन भी बोला जाता है कई बार, कि उच्च सदन कौन सा है हमारा, राज्यसभा। ठीक है, अनुच्छेद 84 क्या कहती है, संसद की योग्यता, संसद नहीं सांसद बोल रहा हूं मैं, संसद से मतलब समझ जाना, संसद तो उन तीनों का पार्ट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का मतलब है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, जिसको हम सांसद भी बोल देते हैं, सांसद जी आए, आपने वोट, कहीं गली मोहल्ले में जाते हैं ना, एक पत्थर लगा हुआ होता है, ये सांसद निधि से निर्मित, तो वहां सांसद लिखा होता है, संसद निधि नहीं लिखा होता, तो समझ जाना, एमपी, इंग्लिश में बोलूं तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम विधायक बोल देते हैं, एक होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको हम क्या, विधान परिषद सदस्य बोल देते हैं। ठीक है, वो भी अलग अलग होते हैं, खैर वो बात अलग है। एक तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, नंबर 1, दूसरा पागल और दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, तीसरा लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है ना आपको, तो 25 साल पूरी कर चुके हो, हमारा आलोक में कर लिए पक्का, और राज्यसभा को इसकी वाइफ ने कर ली है राज्यसभा के लिए योग्यता, उसकी भी 30+ है, तो ठीक है, तो राज्यसभा के लिए इतना है। अनुच्छेद 85 आर्टिकल, इसमें सत्र आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा की गई, कि कब सत्र बुलाया जाएगा और कब सत्र का खत्म किया जाएगा। वैसे ये कहा गया है कि 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक है, 2 सत्र होने आवश्यक है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था चली आ रही है, 3। ठीक है, मानसून सत्र अलग होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र अलग होता है, शीतकालीन सत्र अलग होता है। ठीक है, चलते रहते हैं, अभी मानसून सत्र होगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य को बुलाते हैं, तो उसे सत्र का आहूत कहते हैं। कोई भी विधेयक, कोई भी कानून बनाने के लिए, तो वो इसी में आएगा। इमरजेंसी में भी बनाना पड़ जाता है कई बार कानून। ठीक है, तो राष्ट्रपति इमरजेंसी में बुला लेते हैं कि आइए बैठक, दोनों सदनों का कानून बना लेते हैं, राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस भेज देते हैं, तो उसे सत्रावसान कहते हैं, कि अब आप जाइए क्षेत्र में जाकर के काम देखिए, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, मौज लीजिए। ठीक है, उसे सत्रावसान कहते हैं। अनुच्छेद 86 क्या कहता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक, यहाँ फली बैठक नहीं है, पहली बैठक, यहाँ पर लिख लेना, पहली बैठक, पहली बैठक में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 5 वर्षों के बाद, एक होता है विशेष अभिभाषण और एक होता है अभिभाषण। अभिभाषण तो हर साल देगा राष्ट्रपति, नए साल से पहले दे देता है, जब नए साल पर जब पहली बैठक होगी। ठीक है, और विशेष अभिभाषण जब कोई नई लोकसभा आएगी, उसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण, दोनों बार होगा। 86-87 यही अंतर है। ठीक है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्लिक एकदम हो जाए। अनुच्छेद 88 क्या कहता है, मंत्री तथा महान्यायवादी, सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी विशेष प्रावधान के तहत सदन में बोल सकता है, लेकिन महान्यायवादी सदन में मतदान नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने पहले बताया, महान्यायवादी सदन में क्या मतदान तो करेगा नहीं, हाँ बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, कोई सलाह दे सकता है। 89, अच्छा क्या संसद में जाकर के हम आम लोग भी बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, संसद की कार्यवाही को देख सकते हैं जाकर के, ऊपर बालकोनी बनी हुई रहती है, उसमें जाकर के बैठो और संसद की क्या क्या कार्यवाही है उसको देख लीजिए। पर ऐसा नहीं है कि जाकर के पूरा देश ही जाकर के बैठ जाए उसमें, उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, और आप जाकर के बैठेंगे और आप पूरी कार्रवाई देख सकते हैं जब संसद सत्र चल रहा हो। ठीक है, अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में जब बम फेंका था ना, तो वो ऐसे ही थे, वो उसे देखने के लिए पर्पज से ही जाकर के अंदर बैठे थे संसद में। ठीक है, और जब संसद का सत्र स्टार्ट हुआ तभी वहां पर जाकर के वो धमाका कर दिया। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, उन्होंने साफ कहा था कि ये सिर्फ भैरव को सुनाने के लिए है। लेकिन फिर खैर जो भी हो, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, रहते तो वैसे भी नहीं, पर शहीद का दर्जा है उनको, अच्छे। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। ठीक है, 90 क्या कहता है, उपसभापति को पद से हटाना तथा उपसभापति के पद से अवकाश या त्यागपत्र। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा, मैंने कल बताया था, जो पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वो होंगे। ठीक है, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो वह पद खाली कर सकता है किसी भी समय
सभा के अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। कौन? उपसभापति। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट नहीं था। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है वो मैं बता चुका। 91 क्या कहता है? सभापति के कर्तव्य का पालन या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी और व्यक्ति की शक्ति। ऐसा अगर कोई सभापति नहीं है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लग जाए, सपोज दैट राष्ट्रपति तो है नहीं, किसी वजह से एक्सपायर है या कुछ और कंडीशन हो सकती है, वो अपने पद पर नहीं है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति तो सभापति भी थे राज्यसभा के, तो अब कौन करेगा सभापति का? कौन बनेगा? तो जब सभापति का पद रिक्त हो, ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तब उस समय उपसभापति या वो सभा का सदस्य जिसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो, जो उपसभापति के रूप में कार्य कर रहा हो, वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। सब समझ में आया? नहीं आया? आसान सी भाषा में समझ लीजिए। राष्ट्रपति जी निकल गए, अब उपराष्ट्रपति जी, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, रियल में मत समझना ऐसा कुछ भी इंटेंशन, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। सपोज दैट राष्ट्रपति जी नहीं है, ठीक है, उनकी कोई भी कंडीशन रहे, चाहे तो वो खुद से त्यागपत्र बीच में दे दिया हो, या फिर दिवालिया या पागल जैसी कंडीशन आ गई हो, या फिर बीमार हो, असमर्थ हो, मतलब राष्ट्रपति का पद संचालन, या फिर हो ही ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उपसभापति पद को धारण करेंगे, राष्ट्रपति के पद को, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा। अब उपराष्ट्रपति जब उस पद को धारण करेंगे, चूंकि वो सभापति भी थे किसके? राज्यसभा के, तो वो तो पद रिक्त हो गया। अब कौन करेगा सभापति? अब रहेंगे जिसको वो नॉमिनेट करेंगे, वो कर्तव्य का पालन करेगा उन सदस्यों में से। राज्यसभा की बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, ये वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको बताई। 92 क्या कहता है? जब सभापति या उपसभापति को अपने पद से हटाने का विचाराधीन है तो उसका पीठासीन न होना। यदि उपसभापति को अपने कार्य, इंपोर्टेंट नहीं है जो मैं अब बता रहा हूँ, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता इतना वनडे एग्जाम में। जो पूछा जाता है वो मैं बता चुका। 80 याद कर लो, 75 याद कर लो, 76 याद कर लो, 78 याद कर लो, इंपोर्टेंट है। 86 87 इंपोर्टेंट है, पूछे लेगा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। यदि सभापति को अपने पद से कटने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का विचाराधीन हो, तब उपसभापति की उपस्थिति में अध्यक्षता नहीं करेगा। हाँ हाँ, मतलब अगर उसके संबंध में कोई भी मामला विचाराधीन है ना, उसको हटाने के लिए कोई मामला संसद में विचाराधीन चल रहा है, तो वो अपने पद का प्रयोग नहीं कर पाएगा, ठीक है, अध्यक्षता नहीं करेगा वो, क्योंकि वही अध्यक्ष रहे और वही उसके खिलाफ मामला विचाराधीन है, तो कैसे कैसे हो जाएगा? नहीं। तो ये वही बात लिखी गई है। 93 क्या कहता है? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है 93 में। क्या चर्चा है? लोकसभा के अध्यक्ष सुना है आपने? कौन है अभी फिलहाल? हमारी क्या भी लोकसभा चल रही है? 7वीं 18वीं? कौन सी लोकसभा चल रही है? 24 में कौन से चुनाव हुए थे? 18वीं लोकसभा है ना, शायद 18वीं है, गिन लेना, एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो 18 है, और ऊपर नीचे हो तो देख लो, 18 ही है। लोकसभा जितनी जल्दी अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, ठीक है, जब जब दोनों पद रिक्त होगा तब तब सदन 2 अन्य सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, उन्हीं में से चुनती है। लोकसभा स्पीकर होता है ना। अच्छा, एक होता है प्रोटेम स्पीकर। कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? जो शपथ दिलाता है। नई लोकसभा चुन करके गई संसद में, तो होता क्या है कि 2 बार शपथ लेते हैं एमपी। कब? एक तो जब फॉर्म भरते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तब जीत गए, तब आप पार्लियामेंट में पहुंचोगे, तब आपको शपथ लेनी होगी। तो आपको जो शपथ दिलाएगा वहां पर, वो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर टेम्परेरी होता है, एक दिन के लिए बनता है वो, ठीक है। और उन्हीं में से जो वरिष्ठतम होगा या जिसको बहुमत दल का नेता चाहेगा, उसको क्या बना दिया जाएगा? उनमें से एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, और उनमें से एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, उन्हीं में से, ठीक है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष क्या है? आर्टिकल 94 कहता है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसके पदों से हटाना या अवकाश तथा त्यागपत्र, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद खाली कर देगा। अगर लोकसभा का सदस्य नहीं है तो पद छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का आकर के लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, नहीं। किसी भी समय अपने हस्ताक्षर के द्वारा यदि वह अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे देंगे, एक दूसरे को अपोजिट। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। ये इंपोर्टेंट है बात, ठीक है, ये पूछी जा सकती है कई बार। लोकसभा अध्यक्ष किसको इस्तीफा देता है? प्रधानमंत्री को, उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो आपको बताना है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को।
लोकसभा के सदस्यों की बहुमत प्रस्ताव पर, ये कुछ नहीं है, अध्यक्ष को बहुमत प्रस्ताव पारित करो और उससे हटा देते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आर्टिकल कराएंगे, इन्हीं को 1 से 2 बार देख लेना, जो इंपोर्टेंट बताएं उनको तो जरूर नोट कर लेना। धन्यवाद, आप क्लास में बने रहें।